Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal, and today I will be discussing with you Ind AS 37, that is Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets. So let's start. This is part of CA curriculum. This is Ind AS 37. Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Let's start. So, what are contingent assets, contingent liabilities, provisions? This all we will be dealing under this Ind AS 37. First of all, I will be talking about the objective of this Ind AS. What is the objective of this Ind AS 37? The objective of Ind AS 37 is to ensure appropriate recognition criteria and measurement basis is applied to provisions, contingent liabilities, contingent assets. So what is the objective of this Ind AS? The objective of this Ind AS is to appropriately recognize and measure what? The provisions, contingent liabilities and contingent assets. So what will be the recognition criteria and measurement basis? That will be determined according to this Ind AS. Why is it necessary? So that users are unable to understand nature, timing and amount. Okay. Now we will be discussing further the scope of this Ind AS. अब ये Ind AS अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है? तो Ind AS 37 बोलता है कि इट शुड बी अप्लाइड बाय ऑल द एंटिटीज़ इन अकाउंटिंग फॉर प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कॉन्टिजेंट एसेट एक्सेप्ट सब जगह अप्लाई होगा, एक्सेप्ट those resulting from executory contracts. Except where the contract is onerous.
सेकंड एक्सेप्शन में आ जाता है हमारा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। that are within the scope of IND AS 109 और जो कि कवर्ड हैं अदर स्टैंडर्ड्स से। फॉर एग्जाम्पल 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स with customer, income taxes, this is IND AS 12, then leases, IND AS 116, then we have employee benefits, which are given under IND AS 19, insurance contracts, these are given under IND AS 117, contingent consideration of an acquirer in business combination, which is given in IND AS 103. सो ये जो स्टैंडर्ड है ये सब जगह अप्लाई होगा एक्सेप्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 109 में कवर्ड हैं, दोज कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स सच एज 115 इनकम टैक्सेस, IND AS 12 लीजेस, IND AS 116 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IND AS 19 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, IND AS 117 contingent consideration of an acquirer in business combination, IND AS 103. So this was all about the scope. अब इसमें एक टर्म आया था हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होते हैं? सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंडर विच neither party has performed any of its obligation, किसी भी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी। एंड सेकेंड, बोथ पार्टीज हैव पार्शियली perform their obligation to an equal extent। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। या तो दोनों ही पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म करी है, या फिर दोनों पार्टी ने परफॉर्म करी है पार्शियल ऑब्लिगेशन टू द इक्वल एक्सटेंट। अब ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सपोज देयर इज़ अ कंपनी
XYZ. And there is another company PQR. अब अप्रैल 2012 में 1 अप्रैल को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें XYZ ने बोला कि PQR को वो 200 यूनिट्स ऑन 5 डेट्स डिलीवर करेगा. डिफरेंट डेट पे. और जैसे जैसे XYZ अपना जो गुड्स हैं वो डिलीवर करेगा मैन्युफैक्चर करके, PQR उसको पेमेंट देगा वैसे वैसे इन 5 इंस्टॉलमेंट्स. ये कॉन्ट्रैक्ट है. अब 1 अप्रैल को किसी भी पार्टी ने अपना अभी कुछ भी नहीं किया, ना इसने गुड्स प्रोवाइड किया, ना इसने पेमेंट करी है. तो इस समय किसी ने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी है. एट दिस टाइम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब अगला देखते हैं. सपोज इट्स डेट इज़ 1 जून 2012. ओके. इस दिन तक XYZ ने 400 यूनिट्स PQR को दे दिए और PQR ने उसके रिगार्डिंग कैश पेमेंट भी कर दी XYZ को. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों पार्टी ने 400 यूनिट्स के लिए अपनी ऑब्लिगेशन पार्शली फुलफ़िल कर दी और बाकी के लिए बची हुई हैं. इस स्टेज में भी ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. अब एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं. सपोज इट इज़ 1 September 2012. On this date, XYZ delivers all 1000 units to PQR. However, PQR only delivers payment for 800 units. In this case, 200 units remain. So, in this case, both the parties' obligation is not performed their obligation to an equal extent. Hence, this is not an executory contract. Executory contract आपको समझ में आ गया क्या होता है, जिसमें किसी भी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन ना करी हो या दोनों पार्टी ने पार्शली इक्वल एक्सटेंट तक अपनी ऑब्लिगेशन करी हो. अब हम इसे क्यों देख रहे हैं? इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इस इंडेस के स्कोप में कवर नहीं होते हैं. ठीक है. अब आगे आ जाते हैं हम. इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे. अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं पहले. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोविजंस एंड अदर liabilities. अब there is a difference between provisions and other liabilities. और ये डिफरेंस किस चीज़ का होता है? अनसर्टेनिटी का. रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर. अगर टाइमिंग और अमाउंट में अनसर्टेनिटी है फॉर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोविजंस. और अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो उसको हम नॉर्मल लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे. अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है अमाउंट
payable for utilities like electricity, gas, etc. अब अमाउंट पेबल फॉर यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा, क्या ये प्रोविज़न है या नहीं? ओके, अब आप सोचिए एक बार है कि नहीं। आप अपना आंसर अपने दिमाग में सोचिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अमाउंट पेबल फॉर यूटिलिटीज़ represents an accrual of liability to pay for services that have been received. सर्विसेज ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुकी हैं, और जो अमाउंट प्लस टाइमिंग दोनों चीज़ कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। ठीक है, इस वजह से ये प्रोविज़न नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस्ड। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो चुके हैं लेकिन उनकी इनवॉइस नहीं बनी है। अब इस केस में अमाउंट जो पेबल है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें एक अग्रीमेंट हुआ है ऑलरेडी और ट्रेड पेबल इनकर हो रहे हैं, और इस केस में अमाउंट प्लस टाइमिंग दोनों हम सर्टेनिटी से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए ये भी प्रोविज़न नहीं है। अगला है financial guarantee given by the parent to lenders for loan taken by its subsidiary। अब फाइनेंशियल गारंटी दी है पेरेंट ने लेंडर्स के लिए, लेंडर्स को फॉर द लोन टेकन बाय इट्स सब्सिडरी। अब इस केस में ये प्रोविज़न है या नहीं? अगर आप देखो तो इसमें अमाउंट को भी लेके अनसर्टेनिटी है, टाइमिंग को भी लेके अनसर्टेनिटी है, तो ये एक तरीके से प्रोविज़न होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि नॉट in the scope of this AS, Ind AS. This is in the scope of Ind AS 109 financial instrument, hence this will not be provisions. लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वारंटी ऑब्लिगेशन। अब वारंटी ऑब्लिगेशन में क्या है? वारंटी ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट्स द एडिशनल कॉस्ट जो कि सेलर को इनकर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स, और इसके लिए अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑल्सो, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑल्सो, हैंस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज़। अब अगला आते हैं टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। अब रिलेशनशिप क्या है प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ के बीच में? क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है? अब एक तरीके से जो भी प्रोविजंस होते हैं कॉन्टिंजेंट होते हैं किसी न किसी इवेंट पे, लेकिन इंड AS 37 ने क्लियर डिस्टिंग्विशन दे रखा है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ और प्रोविजंस पे।
अब क्या है ये डिफरेंस? सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोविज़न पे। प्रोविज़न को कैसे डिफ़ाइन किया गया है? प्रोविज़न को डिफ़ाइन किया गया है एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम past events plus outflow is probable plus ability to measure. तो तीन चीज़ें हैं जो कि एक साथ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंसिडर दिस एज प्रोविज़न। पहला है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। दूसरा आउटफ्लो इज़ प्रॉबेबल, आउटफ्लो प्रॉबेबल है। और तीसरा एबिलिटी टू मेजर होनी चाहिए। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको कैसे डिफ़ाइन किया है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, उसमें क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फिर बोलता है एंड और outflow is not probable। फिर बोलता है एंड और unable to measure। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, इसमें क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसमें ऑब्लिगेशन की पॉसिबिलिटी है, इसमें ऑलरेडी ऑब्लिगेशन है। अब इसमें आउटफ्लो इज़ नॉट प्रॉबेबल, प्रॉबेबिलिटी आउटफ्लो की नहीं है, और इस केस में आउटफ्लो इज़ प्रॉबेबल। अगला आ जाते हैं अनेबल टू मेजर। वी आर अनेबल टू मेजर दिस, हाउएवर प्रोविजन वी आर देयर इज़ एन एबिलिटी टू मेजर। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। अब आगे जो रिकॉग्निशन है और आगे और चीज़ें हैं रिलेटिंग टू प्रोविजंस, वो हम आगे और दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं रिवाइज़ कर देती हूँ फटाफट आज जो हमने किया। तो हमने स्टार्ट किया था प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स से। पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट बेसिस आर अप्लाई टू द प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़, कॉन्टिंजेंट एसेट्स, so that the users are enabled to understand the nature, timing and amount। फिर हमने देखा इसका स्कोप, जिसमें ये सब जगह अप्लाई होता है एक्सेप्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड AS 109, और जिसमें अदर स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं जैसे कि 115, इंड AS 12, 116, 19, 117, 103। फिर हमने देखा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जिसमें हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज अंडर विच नीदर पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड एनी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन और बोथ द पार्टीज़ हैव पार्शली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन टू एन इक्वल एक्सटेंट। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल से समझा। फिर हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड अदर लायबिलिटीज़। तो फिर हमने देखा कि मेन डिफरेंस इज़ द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट। अगर अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी प्रोविजंस, अदरवाइज इट विल बी लायबिलिटीज़। फिर हमने देखा कि एग्जाम्पल से समझा कि प्रोविज़न है या नहीं। फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, जिसमें हमने देखा कि प्रोविजंस are the present obligation from past events where the outflow is probable and there is an ability to measure. However, contingent liabilities
there is possible obligation from past events and or outflow is not probable and or ability unable to measure. अब इसमें and और है, मतलब दोनों तीनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो ये है कि जो प्रोविज़न है इसको हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, हाउएवर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। सो दिस इज़ द थिंग टू बी कंसिडर्ड। आई होप you have found this video helpful. Thank you so much for watching and staying connected. Meet you in the next video. Thank you so much.